जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को आज मैं आपसे चर्चा के लिए लेके आया हूं वो है यूरोप में विंटर हीट वेव, यानी सर्दियों के समय हीट वेव जैसी घटना यूरोप में उत्पन्न हुई। इसके बारे में हम आपसे आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि क्या क्या मुद्दा होगा जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यूरोप में विंटर हीट वेव जो है वो क्यों चर्चा में रहा। दूसरी बात हम देखेंगे आखिर ये हीट वेव होता क्या है। तीसरी बात हम देखेंगे विंटर हीट वेव जो यूरोप में है उसके कारण क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे विंटर हीट वेव के प्रभाव क्या है और यूपीएससी में इसके ऊपर क्या संभावित मेंस में क्वेश्चंस बन सकते हैं। पीटी में तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक को। दोस्तों, ये यूरोप का मैप है और इसी मैप में एक एक करके मैं सभी देशों में जो तापमान की बढ़ोतरी हुई है मैं आपको बताऊंगा। आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि वर्ष 2023 के शुरुआत के पहले ही यूरोप के कई देशों ने मौसम संबंधी जो रिकॉर्ड थे यानी अधिकतम तापमान के जनवरी के महीने में उसको तोड़ दिया, क्योंकि महाद्वीप के लगभग 8 देशों में शुरुआती जनवरी में अत्यधिक गर्मी महसूस की गई और बाद में तो 8 देशों से भी संख्या अधिक हो गई। यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश भागों पर मजबूत शीतकालीन डोम की स्थिति बनी, जिसकी वजह से अत्यधिक गर्मी पड़ना शुरू हुई और यह तापमान जो कि 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, तापमान पहुंच गया 25 डिग्री सेल्सियस तक और वहां के उन देशों के उन शहरों के सारे राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूट गए। अब यह स्थिति तो वैसी ही होगी जैसा आप सोच रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन की घटना के साथ आपको देखने को मिलेगी। वर्ष के शुरुआती दिनों में कम से कम 8 या उससे अधिक देश, आने वाले समय में उससे अधिक देशों के शहरों का तापमान अधिक रहा। अब ये जो मुख्य देश है उनके नाम मैं बता देता हूं, जैसे नीदरलैंड, लिechtenstein, लिथुआनिया, लाटविया, चेक गणराज्य, पोलैंड, डेनमार्क और बेलारूस। ये मुख्य 8 देश हैं जिनका तापमान 1 जनवरी को अत्यधिक रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड तोड़ जनवरी का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि स्पेन का बिलबाओ शहर, ये रहा स्पेन, और स्पेन के बिलबाओ शहर में जो तापमान दर्ज किया गया 1 जनवरी को वो 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलबाओ शहर में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया स्पेन के, और ये तापमान उतना ही है जितना कि जुलाई के महीने में औसत तापमान होता है। यानी जनवरी में यहाँ तापमान बहुत कम होना चाहिए, लेकिन ये जुलाई के औसत तापमान के बराबर जनवरी में तापमान रहा। बात करें अगर हम दक्षिणी फ्रांस की, ये है आपका फ्रांस देश, अगर हम दक्षिणी फ्रांस की बात करें तो दक्षिणी फ्रांस में भी तापमान पहुंच गया 25 डिग्री सेल्सियस। दक्षिणी फ्रांस में भी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। मौसम ठंडा होना चाहिए, 1, 2, 3 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, लेकिन पहुंच गया 25 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं जर्मनी में, तो जर्मनी में 21 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 21 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 950 स्थानों का तापमान वहां के जनवरी के राष्ट्रीय रिकॉर्ड से अधिक रहा। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग पोलैंड की। देखिए, पोलैंड का एक शहर है कोरबिलो, और कोरबिलो में, पोलैंड के शहर कोरबिलो में 19 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। देखिए आप किस अक्षांश पे है, लेकिन जनवरी कि पहले दिन 19 डिग्री सेल्सियस यहां तापमान दर्ज किया जाता है। और यह तापमान जो मई में और जून में, मई और जून का जो तापमान होता है उतना ही तापमान पोलैंड के कोरबिले शहर में जनवरी यानी 1 जनवरी के दिन था। और आप सोचिए जुलाई के समय अगर हम इसके तापमान को देखें तो यहां का तापमान अधिक होता है, लेकिन सर्दियों में यहां तापमान बहुत अधिक बढ़ गया। इसके अलावा देखिए 1 जनवरी का तापमान पोलैंड के कोरबिले शहर में 1 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन तापमान कहां चला गया, 19 डिग्री सेल्सियस पे, यानी यहां पर 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान की वृद्धि हुई।
अब बात आती है, इसी के आगे बढ़ते हैं तो चेक रिपब्लिक। देखिए, चेक रिपब्लिक का एक शहर है जोवोर्निक। चेक रिपब्लिक का एक शहर है जोवोर्निक, जहां पर तापमान दर्ज किया गया 19.6 डिग्री सेल्सियस। और इसी के बाद अगर हम आते हैं लिचेस्टिन में, तो यहाँ की राजधानी है बॉर्डूज। यहाँ की राजधानी है बॉर्डूज, जिसका तापमान दर्ज किया गया 20 डिग्री सेल्सियस। इस तरह आप देख रहे हो, स्पेन से लेके फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, गणराज्य, और इसके अलावा आगे के समय में पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, इन सब जगहों पर तापमान लगातार बढ़ता गया, और वो भी जनवरी के समय। अब प्रश्न ये उठता है कि सर्दियों में तापमान कम होना चाहिए, तो ये विंटर हीट वेव क्यों आई, और इस विंटर हीट वेव का कारण क्या था? तो चलिए देखते हैं विंटर हीट वेव का कारण क्या था। लेकिन उससे पहले आप इस एक और मानचित्र से आप देख सकते हो तापमान की स्थिति यूरोप के देशों में क्या है। तो देखते हैं विंटर हीट वेव का कारण क्या है। देखिए, पहला जो विद्वानों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। दूसरा, अफ्रीका के पश्चिम से आई, यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट से आई गर्म हवा। तीसरा, हीट डोम, और इसी के साथ ऐड होगा जेट स्ट्रीम। देखिए, तीनों को हम पहले अलग अलग देखेंगे, उसके बाद तीनों को एक साथ करके हम देखेंगे कि तापमान कैसे बढ़ा, हीट डोम की कंडीशन क्यों डेवलप हो गई। तो सबसे पहले एक एक को देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हीट वेव क्या होता है, किसे कहते हो आप हीट वेव। आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। यदि किसी स्थान या किसी क्षेत्र का औसत तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस 4 से 5 डिग्री सेल्सियस 4 से 5 डिग्री सेल्सियस लगातार 4 से 5 दिनों तक 4 से 5 डिग्री सेल्सियस लगातार 4 से 5 दिनों तक यदि बढ़ा रहता है, तो इसी परिघटना को हीट वेव के रूप में संदर्भित किया जाता है, माना जाता है। जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए किसी शहर का तापमान होना चाहिए उस समय, यानी 1 जनवरी के दिन तापमान होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस, या 1 जनवरी का तापमान होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर यह तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और लगातार 4 से 5 दिन 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, तो हम कहेंगे यहां पर हीट वेव की घटना उपस्थित हो गई है। ठीक, तो हीट वेव आपको समझ में आया होगा कि हीट वेव क्या होता है। दूसरी बात देखने की बात यह है कि हीट वेव की एक परिघटना जो होती है 4 से 7 दिनों की ही होती है। 4 से 7 दिन हीट वेव की परिघटना सामान्यतः बनी रहती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह 2 हफ्ते तक एक्सटेंड कर सकती है, 2 हफ्तों तक जा सकती है। ठीक, तो सामान्यतः ये 4 से 7 दिन रहेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 2 हफ्तों तक ये परिघटना जा सकती है। एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि यह स्थानीय और क्षेत्रीय घटना है, ये वैश्विक घटना नहीं है। ठीक, स्थानीय है, किसी एक स्थान पर या किसी क्षेत्र में ही ये परिघटना दिखाई देगी। अब हम आते हैं इन कारणों पर। क्या कारण हैं, कारणों पर डिस्कस करते हैं कि किन कारणों से हीट वेव की घटना हुई जनवरी के महीने में यूरोप में। साथ में बाकी चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। आप सभी जानते हो कि औद्योगिकरण की शुरुआत के बाद से लेकर वर्तमान समय तक पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो गई है। औद्योगिकरण की शुरुआत से लेकर वर्तमान समय की बात करें तो तब से लेकर अब तक जो उस समय तापमान था, उस समय के तापमान की तुलना में वर्तमान का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक हो चुका है। यही है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, और इसी की वजह से एक और वर्ड आता है क्लाइमेट चेंज। वैसे क्लाइमेट चेंज को मैं थोड़ी सी बात में समझा देता हूं। बेसिकली होता क्या है कि 30 वर्षों का औसत, चाहे वो तापमान हो चाहे वो वर्षा हो, तापमान और वर्षा को अलग अलग भी देखें, साथ में देखें
तो 30 वर्षों का औसत देखा जाता है, यानी हम 30 वर्षों का औसत तापमान का देखें, अगर तापमान 30 वर्षों के औसत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। अगर घटता हुआ भी दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान घट रहा है। इसी तरह से बारिश की घटना होगी, अगर बारिश की मात्रा बढ़ती हुई या घटती हुई दिखाई देगी तो आपको समझ में आएगा। तो 30 वर्षों का औसत होता है क्लाइमेट चेंज बेसिकली। तो विद्वानों का यह कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यूरोप में विंटर में हीट वेव आई। अब वो कैसे आई वो समझते हैं। बेसिकली क्या है कि समुद्र सतह का तापमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण अधिक हुआ। समुद्र सतह का तापमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण अधिक हो गया। ठीक, अब ये यहां की जो गर्म हवा है वो यूरोप यानी स्थल की ओर आई और यहां के तापमान को बढ़ा दिया। अब ये आगे कैसे और काम करेगा इसके आप बारे में आगे डिस्कस करेंगे, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ यहां पर इतना ही कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र सतह का तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने के कारण उसके ऊपर उपस्थित हवाओं का तापमान बढ़ गया और वो गर्म हवाएं स्थल की ओर जब आई, स्थल पर आई तो स्थल का तापमान बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण। दूसरा, अफ्रीका के पश्चिमी तट से आई गर्म पवन। देखिए बेसिकली यहां क्या हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहां आपको दिख रहा होगा ये यूरोप है। ठीक, अफ्रीका का ये क्या है, ये अफ्रीका का पश्चिमी तट और इस समुद्री भाग से, अफ्रीका के पश्चिमी तट के समुद्री भाग से गर्म हवा पहुंचती है कोरियोलिस बल के प्रभाव में यूरोप में। ठीक, तो यूके मेट ऑफिस का यही कहना है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से ये गर्म हवा आई जो कि यूरोप में हीट वेव को जनरेट किया। अब कैसे जनरेट किया हम इसको आगे समझेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि जो गर्म हवा आई थी वो यूरोप अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से आई थी। तो दो चीज आप यहां समझ गए। पहली चीज कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र सतह का तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के कारण उसके ऊपर स्थित हवाओं का, गैसों का तापमान बढ़ता है और ये गैसें जब स्थल की ओर आती हैं तो उस स्थल का तापमान बढ़ाती हैं। जहां तक यूरोप में विंटर हीट वेव की फिनोमिना की बात है, परिघटना की बात है, तो वो हवा कहां से आई जो यूरोप में तापमान बढ़ाई? अफ्रीका के पश्चिमी तट से आई। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात थी हीट और जेट स्ट्रीम। अच्छा, हीट डोम और जेट स्ट्रीम बताने से पहले मैं आपको एडियाबेटिक हीटिंग और एडियाबेटिक कंप्रेशन के बारे में पहले बता दूं। ये आप समझ जाओगे तो हीट वेव, हीट डोम सब समझ जाओगे आप। एडियाबेटिक कंप्रेशन और एडियाबेटिक हीटिंग, ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये है पृथ्वी की सतह, ये है पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह पर आप सभी जानते हो गैसों का घनत्व तो अधिक होता है। पृथ्वी की सतह पर गैसों का घनत्व तो अधिक होता है और जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाते जाएंगे गैसों का घनत्व कम होता जाता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। और जब ऊपर से नीचे की ओर आए, सतह की ओर आए, तो घनत्व बढ़ता जाएगा। अब आप सोचिए, ये कोई एयर पार्सल है, ये कोई एयर पार्सल है जिसमें 1000 गैस मॉलिक्यूल हैं, 1000 गैस के कण हैं। ठीक, ऊपरी वायुमंडल में है ये। अगर ये ऊपरी वायुमंडल में है, यदि ये नीचे आ रही है, अगर ये नीचे आ रही है तो कम घनत्व के क्षेत्र से ये अधिक घनत्व के क्षेत्र में इंटर करेगी।
अब जब यहां नीचे आई तो अधिक घनत्व में आने के कारण इसके ऊपर दबाव बढ़ा, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम हो गया, इसका आयतन कम हो गया। ऊपर इसका आयतन अधिक था क्योंकि गैसों का घनत्व कम था, इनके ऊपर गैसों का दबाव कम था, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम अधिक था। लेकिन जैसे ये नीचे आएगी, डिसेंड करेगी, इनके ऊपर गैसों का दबाव बढ़ जाएगा और इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, जब ये ऊपर थे तो 1000 गैस के कण यहां भी हैं और 1000 गैस के कण यहां भी हैं, दोनों जगहों पर ही 1000 गैस के कण हैं। लेकिन ऊपर वॉल्यूम अधिक होने की वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर थे, और दूर दूर होने की वजह से ये आपस में जब कोलाइड कर रहे थे, आपस में टकरा रहे थे, तो इनके टकराने का जो रेट था वो कम था, यानी देर में टकरा रहे थे। ठीक, अब देर में टकराने की वजह से यहां जो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहे थे, ताप या हीट उत्पन्न कर रहे थे, वो कम ताप और या उष्मा उत्पन्न कर रहे थे। मान लीजिए यहां पर ये 30 डिग्री सेल्सियस अपने टकराने की वजह से हीट जनरेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये नीचे आए वैसे ही इनका आयतन कम हुआ। आयतन कम होने की वजह से जो यहां पर 1000 गैस के मॉलिक्यूल हैं, 1000 गैस के कण हैं, वो पास पास आ गए। इनके बीच का जो अंतरा आणविक अवकाश है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो कम, तो ये जल्दी जल्दी टकराने लगी, और जल्दी जल्दी टकराने की वजह से ये अधिक हीट प्रोड्यूस कर रहे थे। ये और नीचे आएंगे तो गैसों का दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि गैसों का घनत्व और होगा तो इनका वॉल्यूम और कम हो जाएगा। 1000 गैस के ही कण होंगे, 1000 गैस के ही कण होंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो यहां तापमान और अधिक जनरेट करेंगे। यानी यहां 30 डिग्री सेल्सियस है तो यहां 40 डिग्री सेल्सियस, यहां 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब यहां दो चीज आप देखें, जब ऊपर से हवाएं नीचे आती हैं तो वो संकुचित होती हैं, कंप्रेस होती हैं, उसे ही कहा जाता है एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक, अब एडियाबेटिक वर्ड के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसे ही कहते हो आप एडियाबेटिक कंप्रेशन। और इस कंप्रेशन की वजह से आप देख रहे हो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और लगातार जैसे जैसे कंप्रेशन, संकुचन बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ जा रहा है, जिसे कहा जाता है एडियाबेटिक हीटिंग। तो सामान्य भाषा में आप समझे, अगर कोई हवा नीचे की ओर अवतलित होगी, डिसेंड करेगी, तो इनका संकुचन होगा, और संकुचन की वजह से तापमान इनका बढ़ेगा। इसे ही कहते हैं एडियाबेटिक हीटिंग। एक और उदाहरण से मैं इसको और समझाना चाहता हूं आपको, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए ये 8 किलोमीटर की हाइट है, 8 किलोमीटर की हाइट है, और यहां पर तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। अगर यहां जो एयर पार्सल है जिसमें 1000 गैस के कण हैं, वो अगर नीचे आए 1 किलोमीटर की हाइट पर, यानी 7 किलोमीटर पर, फिर और नीचे आए 6 किलोमीटर पर, और नीचे आए 5 किलोमीटर पर, फिर 4 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, सतह से 1 किलोमीटर, और ये सरफेस पे आ जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा? जरा देखिए, 8 किलोमीटर की हाइट पर तापमान क्या है? -40 डिग्री सेल्सियस। अब जब एडियाबेटिक हीटिंग होती है तो हर 1 किलोमीटर हवा जब डिसेंड करती है, अवतलित करती है, तो 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। तो यहां 1 किलोमीटर एयर डिसेंड की तो यहां 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा हर 1 किलोमीटर पर। तो यहां -40 है, तो इस जगह पे तापमान क्या हो जाएगा? -30 डिग्री सेल्सियस। तापमान बढ़ रहा है ना, अगर घटता तो -50 होता, लेकिन क्या है, तापमान यहां बढ़ रहा है, तो -40 से -30। अगर ये फिर 1 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर की हाइट पर आ जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान और गेन करेगा, और यहां हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 5 किलोमीटर की हाइट पर आ जाए तो फिर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान गेन करेगा,
10 डिग्री सेल्सियस तापमान गेन करेगा और हो जाएगा टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस। अगर 4 किलोमीटर की हाइट पे आए तो यहां भी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान गेन करेगा और ये टेम्परेचर आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 किलोमीटर की हाइट पर टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम और नीचे आते जाएंगे, 4 किलोमीटर से 3 किलोमीटर, अब 0 से 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा तो यहां तापमान हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। फिर अगेन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में आएंगे, 1 किलोमीटर और घटा तो यहां हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से और आगे बढ़ेंगे 1 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस और सतह पर आते आते तापमान यहां बढ़कर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप इस बात को समझिए कि ये फिनोमिना होगा, अगर एयर डिसेंड करती है तो ये फिनोमिना होता है। हमारे भारत में भी ये परिघटना होती है अप्रैल मई के महीने में, जब हमारे देश में लू चलता है उसी समय हीट वेव की घटना हमारे देश में भी होती है। लेकिन यहां तो हम बात कर रहे हैं विंटर हीट वेव की, और हमारे देश में नॉर्दर्न इंडिया में, हमारे भारत में नॉर्दर्न इंडिया में लू चलती है। अब देखिए इसकी वजह से यूरोप में क्या हो रहा होगा, मान लीजिए कोई देश है जहां पे तापमान होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और यहां पर वायु अवतलित होना शुरू कर गई, यहां पर वायु अवतलित होना शुरू कर गई तो एडियाबेटिक हीटिंग होने लगेगी। एडियाबेटिक कंप्रेशन की वजह से एडियाबेटिक हीटिंग होगी, और एडियाबेटिक हीटिंग होगी तो यहां का तापमान क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक फेनोमिना तो ये होता है, बाकी चीजों को आप आगे आपको एक एक करके समझाता हूं। दूसरी बात, हम यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम क्या होता है, यह अपर एयर सर्कुलेशन है, ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण है। बेसिकली ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में, ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में 150 से 200 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ये पवन है। ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में 150 से 200 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ये पवन है। अब ये जेट स्ट्रीम जो है, इसी को क्या कहते हो आप, जेट कहते हो। अब जेट स्ट्रीम जो है दो चीजें उत्पन्न करती है, कहीं पर ये हाई प्रेशर बनाती है और कहीं पर ये लो प्रेशर बनाती है, कहीं पर ये लो प्रेशर बनाती है। तो जहां लो प्रेशर बनाएगी, फिलहाल हमारा मतलब अभी उससे है नहीं, हमारा मतलब है हाई प्रेशर जहां बना रही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको हीट डोम समझाना। अब देखिए जहां ये हाई प्रेशर बना रही है तो हाई प्रेशर कैसे बनाएगी, हाई प्रेशर कब बनता है, जब हवा डिसेंड करती है, जब हवा डिसेंड करती है तो सतह पर हाई प्रेशर जनरेट होता है। अब इस जगह पर जेट स्ट्रीम हाई प्रेशर डेवलप कर रही है तो यहां एयर डिसेंड करेगी, यहां एयर डिसेंड करेगी और यहां हाई प्रेशर डेवलप करेगी। लेकिन अगर एयर डिसेंड कर रही है तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर एडियाबेटिक कंप्रेशन भी होगा और एडियाबेटिक हीटिंग भी होगी, जिसकी वजह से इस रीजन का तापमान बढ़ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब भी जेट स्ट्रीम मूव कर रही है और जिस जगह पे भी हाई प्रेशर डेवलप कर रही है वहां पर तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक, क्योंकि वो हाई प्रेशर डेवलप कर रही है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबेटिक हीटिंग हो रही है। अब बात आती है हीट डोम की घटना। पहले हीट डोम की घटना समझते हैं, फिर सबको एक साथ क्लब करके हम समझेंगे कि यूरोप में हीट डोम और हीट वेव क्यों चली विंटर के समय। हीट डोम बेसिकली है क्या, यह घटना आप घर में भी देखे होंगे कि अगर आप बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो, ठीक, चाय बनाए होगे आप, ठीक, सर्दियों का समय चल रहा है, नहाने के लिए पानी उबाले होगे आप, और उस गर्म होते हुए पानी को अगर किसी ढक्कन से ढक दिया जाए तो जो परिस्थिति उत्पन्न होती है ढक्कन के अंदर, वैसी ही परिस्थिति है हीट डोम की घटना। ठीक, कैसे, आप देखिए, ये कोई बर्तन है जिसमें आप पानी रखे हो और ये पानी, ये जल
गर्म हो रहा है, आप नीचे से हीट दे रहे हो और ये जल गर्म हो रहा है, और इसको आपने किसी ढक्कन से आपने इसको ढक दिया। ठीक, अब जो इसका वाष्प बन रहा है, हीट हो रहा है जल, तो जो वाष्प बनेगा वो इसी ढक्कन के द्वारा रोक लिया जाएगा, ये बाहर नहीं जा पाएगा। ये जो वाष्प है, यहां जो वाष्प बन रहा है, कलर चेंज कर देता हूं, ये जो वाष्प बन रहा है ये क्या होगा, ये यहीं ट्रैप कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? ढक्कन के द्वारा ट्रैप कर लिया जाएगा। अगर ये ढक्कन नहीं होता तो ये जल वाष्प बाहर निकल के फैल जाता और ये जो भाग है, इस भाग का तापमान नहीं बढ़ा पाता। ठीक, अब ये आप देख रहे हो कि गुंबद की आकार की संरचना में ढक्कन के रूप में बनाया हूं। क्योंकि गुंबद की आकार की संरचना बनती है, आगे मैं मानचित्र में भी आपको दिखाऊंगा। तो गुंबद के आकार की संरचना बनती है, हीटिंग यहां होती है, जिसकी वजह से इसे हीट डोम कहा जाता है। अगर आप देखिए कि इसमें जो ढक्कन है वो है जेट, यही जो बर्तन के ऊपर जो ढक्कन रखा गया है यही जेट है। अगर ये ढक्कन नहीं होता तो यहां का तापमान नहीं बढ़ता। उसी तरह से अगर जेट नहीं होगा, जेट स्ट्रीम नहीं होगी, तो तापमान नहीं बढ़ पाएगा। और इसे हम ओमेगा ब्लॉकिंग के रूप में भी देखते हैं। एक डायग्राम आपको दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए, ये चल रही है जेट स्ट्रीम, ये चल रही है जेट स्ट्रीम। ठीक, ये जेट स्ट्रीम है, 150 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पश्चिम से पूरब की दिशा में गति कर रही है। ये जेट स्ट्रीम है। अब आप इसका आकार देखिए जरा, तो जो इसका आइसो बार बनता है ये ओमेगा की तरह बनता है। आइसो बार जो बनता है ये ओमेगा की तरह बनता है, इसलिए इसे ओमेगा ब्लॉकिंग भी कहा जाता है। ठीक, तो आप तीनों ही चीज यहां पर समझ गए। पहली चीज आपने समझा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, पहली चीज आप समझ गए। दूसरा आप समझ गए पश्चिम अफ्रीका से जो गर्म हवा आई है। और तीसरी घटना आप समझे हीट डोम। अब हीट डोम और जेट स्ट्रीम दोनों को मिला के देखा जाए कैसे हीट डोम डेवलप करता है जेट स्ट्रीम। देखिए बेसिकली क्या है, कहीं से कोई गर्म हवा आ रही है, कहीं से भी कोई गर्म हवा आ रही है, यानी गर्म हवा का मतलब इस हवा का तापमान क्या है, अधिक है। क्योंकि गर्म है तो ये संवहन करेगी, ये ऊपर की ओर उठने का प्रयास करेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसी के ऊपर उसी समय जब ये हवा ऊपर उठने का प्रयास कर रही है, इसी के ऊपर जेट स्ट्रीम आ जाए, इसी के ऊपर जेट स्ट्रीम आ जाए और जेट उस जगह पर हाई प्रेशर डेवलप करे, यानी यहां पर एयर डिसेंड करे, यहां पर एयर डिसेंड करना शुरू कर दे, तो यहां दो चीज एक साथ होगा। एयर डिसेंड होने से, वायु के अवतलित होने से एडियाबेटिक कंप्रेशन और एडियाबेटिक हीटिंग होगी। यहां पर एक घटना होगी, एडियाबेटिक कंप्रेशन, और इसकी वजह से एडियाबेटिक हीटिंग होगी। दूसरी बात, जो गर्म हवा ऊपर जाती और फैल जाती और इस स्थलीय भाग के तापमान को बढ़ाने में अपना कोई विशेष योगदान नहीं दे पाती, जेट स्ट्रीम द्वारा उसे ट्रैप कर लिया गया। अब ये हवा कहीं जा नहीं पा रही है, ये हवा यहीं ट्रैप हो गई। एक तो जो ये हवा गर्म थी, पहले से ही गर्म थी, दूसरी जो हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, विंड डिसेंड कर रही है, उसकी वजह से यहां पर हीटिंग हो रही है, जिसकी वजह से एक फेनोमिना डेवलप हुआ जिसे आप हीट डोम कहते हो। आप देखिए डोम के आकार का शेप बन रहा है, ये क्या हो रहा है, डोम के आकार का शेप बन रहा है। ये पूरा जो यहां एयर फंस गया, गर्म वायु फंस गई, गुंबद का आकार बन गया, इसे ही कहा जाता है हीट डोम। और यही फेनोमिना हुआ यूरोप में। कैसे हुआ वो इसके माध्यम से हम, ये देखिए ये डायग्राम है जिसमें हीट डोम को आप देखोगे, ये आप डोम है, इसमें गर्म हवा ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन ये डिसेंड
करने की वजह से जा नहीं पा रही है, ट्रैप हो जा रही है इसी रीजन में, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। चलिए अब यूरोप में क्या होता है, एक मैप के माध्यम से मैं आपको इसमें बताता हूं कि यूरोप में हो क्या रहा है बेसिकली। पीछे और आता हूं मैप, देखिए इसी मैप को देखिए आप, इसी मैप से आप समझ जाओगे कि क्या फिनोमिना होगा यहाँ पर। बेसिकली ये अफ्रीका महाद्वीप, नीचे ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से गर्म हवा चली और स्पेन में इंटर की, फ्रांस में इंटर की, जर्मनी में, पोलैंड में, चेक गणराज्य में, लाटविया, लुथियानिया, इन सब जगहों पर इंटर की। ठीक, गर्म हवा यहां पहुंच गई पश्चिमी अफ्रीका के तटीय भाग से। उसी समय यहां पर जेट स्ट्रीम, उसी समय यहां पर जेट स्ट्रीम उपस्थित हो गई। अब जब ये जेट स्ट्रीम उपस्थित हो जाएगी तो यहां एयर डिसेंड करना शुरू करी और ये हाई प्रेशर डेवलप किया जेट स्ट्रीम ने, जिसकी वजह से जो ये गर्म हवा जा रही थी उसको ट्रैप कर लिया गया। पछुआ पवन के रूप में जा रही थी आपसे गर्म हवा, तो उसको ट्रैप कर लिया गया और साथ ही एडियाबेटिक हीटिंग की वजह से तापमान को और बढ़ा दिया। तो ये घटना हुई है जनवरी के समय, जो जनवरी के शुरुआती हफ्तों में, पहले हफ्ते में बेसिकली यूरोप के देशों में, जहां पर लगभग यूरोप में तापमान बढ़ा हुआ दिखाई दिया। तो ये आशा कर रहा हूं कि आपको हीट डोम फिनोमिना और हीट वेव की घटना आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि प्रभाव क्या होता है हीट डोम का, या हीट वेव जो यूरोप में हुआ है उसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, जहां तक प्रभाव की बात करें तो गर्मियों में भी हीट डोम होता है, हीट वेव चलती है, और यूरोप में विंटर में भी हीट वेव की घटना हुई। तो गर्मी वाले हीट वेव और सर्दी वाले हीट वेव में क्या अंतर है? गर्मी वाले हीट वेव में तापमान 49-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, कम से कम 40-45 से ऊपर रहता है। भारत और अभी पिछले साल ही आप देखे हो कनाडा में, यूएसए में, यूरोप में अत्यधिक तापमान रहा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? गर्मी वाले हीट वेव की वजह से लोग अधिक मात्रा में हीट स्ट्रोक होने के कारण मरेंगे, यानी मरने की दर जो होगी लोगों की वो बढ़ जाएगी। लेकिन विंटर हीट वेव की वजह से मौत नहीं होगी, ये अतिरिक्त मौतों का कारण नहीं बनेगी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर कि समर हीट वेव और विंटर हीट वेव में मौत का ये बहुत बड़ा अंतर है। समर हीट वेव जो होगा उसमें अतिरिक्त मात्रा में जितनी सामान्य मौतें होती हैं उससे अधिक मात्रा में लोग हीट स्ट्रोक की वजह से मरने लगते हैं, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो विंटर हीट वेव में मौतें नहीं होंगी, ये तो तय है। लेकिन नुकसान तो होगा। क्या नुकसान होगा? सबसे पहला नुकसान होगा कि बर्फबारी कम हो जाएगी। पहला नुकसान होगा, कम बर्फबारी होगी। बर्फबारी कम होगी। अगर बर्फबारी कम होती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप देखिए, सबसे पहले एल्बिडो की घटना कम हो जाएगी। एल्बिडो क्या होता है? रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है और सूर्य से रेडिएशन आ रहा है और वो पूरा ही रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गया और पृथ्वी की सतह को गर्म करने में अपना कोई योगदान नहीं दिया। इसे ही एल्बिडो कहते हैं, रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। चूंकि बर्फ से बड़ी मात्रा में अत्यधिक एल्बिडो होता है और चूंकि यूरोप में बर्फबारी कम होगी क्योंकि टेम्परेचर 19, 20, 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बर्फबारी के लिए तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो बर्फबारी कम होगी। बर्फबारी कम होगी तो पृथ्वी की सतह जो बर्फ से ढकी थी वो नंगी रह जाएगी, और जब नंगी रह जाएगी तो सन से आने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की घटना बढ़ जाएगी।
ग्लोबल वार्मिंग की घटना बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे, और इसके साथ आप ग्लोबल वार्मिंग वाली सारी चीजें जोड़ सकते हो। इसके अलावा एक बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा, शीतकालीन खेलों के आयोजन में कमी आएगी। आप जानते हो विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, यूरोप में बड़ी मात्रा में खेले जाते हैं विंटर स्पोर्ट्स, लेकिन जब बर्फ ही नहीं रहेगा, इसी बर्फ पे खेला जाता है शीतकालीन खेल, बर्फ ही नहीं रहेगा तो शीतकालीन खेलों में कमी आएगी। यूरोप के कई देशों में तो आर्टिफिशियल स्नोफॉल करा के शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया, और कई जगह तो शीतकालीन खेलों के आयोजन को रद्द कर दिया गया। तो शीतकालीन खेलों के आयोजन में कमी आएगी। तीसरा प्रभाव यह पड़ेगा बर्फबारी कम होने से पर्यटन पर बुरा प्रभाव। जैसे दिल्ली में ही देखिए, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लोग शिमला, मसूरी आदि जगहों पर चले जाते हैं। उसी तरह यूरोप में भी लोग बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ी एरियो में चले जाते हैं, जहां बर्फबारी हो उसका लुत्फ उठाते हैं। तो ये पर्यटक होते हैं, लेकिन बर्फबारी ही नहीं होगी तो पर्यटन कम होगा, और इनकी वजह से अर्थव्यवस्था पर, इन दोनों की वजह से अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद ऊर्जा की मांग में कमी होगी। ध्यान रखिए, समर हीट वेव में ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि घर को ठंडा रखना पड़ता है। यहां ऊर्जा की मांग में कमी क्यों होगी? देखिए, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो अपने घर को, अपने कारखानों को गर्म रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन चूंकि प्रकृति ने ही तापमान बढ़ा दिया, और जब प्रकृति ने ही तापमान बढ़ा दिया तो फिर घर और उद्योगों को गर्म रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से ऊर्जा की मांग में कमी आएगी। और ऊर्जा की मांग बेसिकली यूरोप के ऊर्जा की आपूर्ति मुख्यतः रूस करता है प्राकृतिक गैस के माध्यम से। अब ये प्राकृतिक गैस की मांग जब कम होगी तो प्राकृतिक गैस का दाम कम हो जाएगा, ठीक, और इसका प्रभाव उन देशों पर पड़ेगा जो यूरोप में ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। तो एक फर्क ये पड़ेगा। अभी आप लोग स्टेटमेंट देखे होंगे कि यूक्रेन की ओर से स्टेटमेंट आया कि पुतिन हमें हराना चाहते हैं, इसके बजाय मौसम हमारे पक्ष में है। ये यूक्रेन की ओर से स्टेटमेंट आया था, क्योंकि बहुत अधिक ठंड होती तो ऊर्जा की मांग यूक्रेन में होती, और यूक्रेन में जब ऊर्जा की मांग होती तो रूस देता नहीं, तो स्थिति खराब होती यूक्रेन की। लेकिन ये हीट वेव ने उनको बचा लिया। आगे क्या होगा प्रभाव? फसलों को नुकसान होगा। भाई सर्दियों की फसलें है ना, टेम्परेचर इनको 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर इनको चाहिए था। अब अचानक उस जगह का तापमान बढ़ जाएगा तो फसल क्या होगी? बर्बाद हो जाएगी। अगर फसल बर्बाद होगी तो या कमजोर होगी तो फसल की उत्पादकता में भी कमी आएगी, और जब फसल नुकसान होगा, फसल की उत्पादकता में कमी आएगी, तो वैश्विक स्तर पर खाद्य सामानों के दाम बढ़ेंगे, ठीक, इसका भी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वन्य जीव की आबादी में के प्राकृतिक चक्र को ये हीट वेव बाधित कर सकता है। सर्दियों में कई जगहों पर वन्य जीव हैं वो मेटिंग करते हैं और अपनी जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, बच्चे देते हैं, लेकिन अचानक मौसम ठंडा चाहिए उनको, अचानक गर्मी बढ़ गई, अचानक गर्म हो गया मौसम, तो ये समस्या आएगी जिसकी वजह से वन्य जीव की आबादी कम हो सकती है, एक चीज ये। और अचानक सर्दी की जगह पे आए कोई जीव जंतु जहां वो उसी को पसंद करते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाए तो वैसे भी उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। तो ये पूरी चीज थी आपकी विंटर हीट वेव के बारे में यूरोप से संबंधित। आपने यहाँ पर समझ लिया कि इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है। अब देखते हैं कि इस पे यूपीएससी मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि यूरोप में विंटर हीट वेव के क्या कारण हैं तथा इसके प्रभाव को बताइए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन, तो आप कारण बता दोगे, सिंपल सी बात है। कारण में क्या आएगा? ग्लोबल वार्मिंग, हीट डोम,
हीट वेव, ये कारण बता दो कि कैसे जनरेट हुआ, पश्चिम अफ्रीका के पश्चिमी तट से हवाएं आई हैं। दूसरा यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि विंटर हीट वेव और अर्बन हीट में क्या अंतर है। देखिए, विंटर हीट वेव और अर्बन हीट दोनों अलग फेनोमिना है, अलग घटना है, दोनों को जोड़िएगा नहीं। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि विंटर हीट वेव और अर्बन हीट में क्या अंतर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मेंस में, और पीटी में भी तो हर पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आशा है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।